Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मेरा नाम है विधान पांड्या और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राशि तुल्य नवमांश चार्ट के बारे में। राशि तुल्य नवमांश एक अनोखा चार्ट है। इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो मुझे जानने को मिला पटेल साहब की किताब, जो कि नवमांश इन एस्ट्रोलॉजी जो बुक है, उससे मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी मिली। पटेल साहब, जैसा कि हम जानते हैं, वो उन्होंने काफी सारे नाड़ी ग्रंथों का अध्ययन किया, काफी सारी ज्योतिष की जो क्लासिक्स है, जो अलग अलग ऋषियों ने जो बुक के पुस्तकें लिखी है, उससे इन्होंने काफी सारी चीजों को कलेक्ट करके रिसर्च करके इन्होंने जो आर्टिकल लिखे थे, उन आर्टिकल्स का कलेक्शन इस बुक के अंदर है। और जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि नवमांश इन एस्ट्रोलॉजी, तो इन्होंने जो नवमांश के ऊपर काफी सारे रिसर्च करके अलग अलग जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो बुक्स हैं, उनसे इन्होंने जो सूत्र निकाले, वो सारे सूत्र इस बुक के अंदर है। उसके अंदर से जो मुझे एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट जो मिला, वो मिला राशि तुल्य नवमांश का। तो राशि तुल्य, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राशि तुल्य नवमांश चार्ट होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसको किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। फिर हम, पटेल साहब ने एक काफी सिंपल सा सूत्र दिया है इस राशि तुल्य नवमांश चार्ट के बारे में। स्नैपशॉट सूत्र है, मतलब उससे आप ये जान सकते हैं, विद इन 30 सेकेंड्स आप ये पता कर सकते हैं कि जो नेटिव है उसकी लाइफ कैसी होगी, उसकी लाइफ में आसानियां, ऊंचाइयां, बुलंदियां कितनी है, और उसकी लाइफ में संघर्ष, परेशानियां, कठिनाइयां कितनी है। 30 सेकेंड्स में आप पता कर पाएंगे। और फिर हम बात करेंगे कि राशि तुल्य नवमांश चार्ट को हम दशा और अंतरदशा का रिजल्ट देखने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से प्लैनेट की दशा अच्छी है, कौन से प्लैनेट की दशा खराब है, वो सब भी हम राशि तुल्य नवमांश से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राशि तुल्य नवमांश चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। तो राशि तुल्य नवमांश, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये राशि चार्ट का और नवमांश चार्ट का एक मिला जुला रूप है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप राशि चार्ट देखिए और ये समझिए कि उसके अंदर जो प्रथम भाव है, उसके अंदर कौन सी राशि है, उस राशि को आप समझ लीजिए और उसको आप याद रखिए। और फिर उसके बाद आप देखिए नवमांश चार्ट। नवमांश चार्ट के अंदर आप, नवमांश चार्ट को अगर आप जो जो लग्न लग्न चार्ट जो है आपका, जो राशि चार्ट है, जो D1 चार्ट है, उसकी जो प्रथम भाव की राशि से अगर नवमांश चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा राशि तुल्य नवमांश चार्ट। आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की एक उदाहरण के द्वारा। तो हम चार्ट लेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो अगर आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क पे ऐप पे जाएंगे, सप्तऋषि.net पे, या हमारी जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर अगर आप जाएंगे, अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करेंगे, कोई भी चार्ट खोलेंगे, तो आपको दिखेगा, और फिर चार्ट मेन्यू में आपको दिखेगा D1 चार्ट, राशि चार्ट, और D9 चार्ट, और या नवमांश चार्ट। तो अभी श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट में आप देखेंगे कि प्रथम भाव में इनका जो राशि चार्ट है, जो इनका D1 चार्ट है, उसके अंदर प्रथम भाव में जो राशि है वो है कर्क राशि। और ये हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, दाई तरफ आप देख सकते हैं उनका नवमांश चार्ट। तो इनका नवमांश चार्ट के अंदर लग्न में जो है राशि वो है मीन राशि। पर अगर हम जो लग्न चार्ट जो है, इनका जो राशि चार्ट है, उसकी जो प्रथम भाव की राशि है कर्क राशि, अगर उस राशि से
नवमांश चार्ट को देखें तो हमें मिलेगा राशि तुल्य नवमांश चार्ट। तो अगर हम ये जो ये कर्क राशि को यहाँ नवमांश के लग्न में लेकर आ जाएं और सारे के सारे प्लैनेट्स को वैसे ही रोटेट कर दें, तो हमें मिलेगा राशि तुल्य नवमांश चार्ट। तो इनका जो राशि तुल्य नवमांश चार्ट होगा उसके अंदर कर्क राशि आएगी आपकी लग्न में। अब और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आपको ये सारी कैलकुलेशन ऐप के अंदर मिल जाएगी। आपको चार्ट्स पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद में D1 D9 सेलेक्ट करना है और फिर उसके अंदर D1 D9 पे आके आपको RTN पे क्लिक करना है, तो फिर आपको मिल जाएगी राशि तुल्य नवमांश चार्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो इनका राशि तुल्य नवमांश चार्ट होगा उसके अंदर कर्क राशि आएगी इनके लग्न में, लग्न भाव में, प्रथम भाव में इनके कर्क राशि आएगी और फिर कर्क राशि से आप सारे के सारे फिर आपको मिलता है एक राशि तुल्य नवमांश चार्ट। अब ये तो हो गई इसकी कैलकुलेशन। अब राशि तुल्य नवमांश चार्ट को हमें कैसे देखना है? हमें राशि तुल्य नवमांश चार्ट को देखना है जैसे कि एक इंडिपेंडेंट चार्ट हो। जैसा आप राशि चार्ट को इंटरप्रेट करते हैं वैसे ही आप नवमा ये जो राशि तुल्य नवमांश चार्ट है उसको भी वैसे की वैसे ही आप देख सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि ये आपके सामने श्रीमती इंदिरा गांधी का चार्ट है। इंदिरा गांधी, जैसा कि हम जानते हैं, वो एक राजनेता थी। वो एक भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी। तो अगर उनका राज्य कार्यों से संबंध है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इनके 10वें घर में कौन सी राशि है और दशमेश जो है वो कहाँ पे बैठा है। तो अगर हम देखेंगे 10वें घर में इनके है मेष राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो बैठा है सूर्य के साथ। तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका 10वां भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दशमेश से स्ट्रांग होना चाहिए और उसका संबंध सूर्य या चंद्र से होना चाहिए, तभी आप राजनीति में जा सकते हैं या राजकीय कार्यों में जाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए या सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको हमेशा ये देखना होगा कि 10वें घर का या 10वें दशमेश का संबंध सूर्य और चंद्र के साथ में होना ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट में भी कि जो दशमेश है मंगल, वो सूर्य के साथ में युति करके दूसरे घर में बैठा है। तो दशमेश का दूसरे घर में युति करके बैठना वो अपने आप में एक काफी अच्छा योग है। फिर उसके बाद में दशमेश का द्वितीयेश के साथ में युति करना और सूर्य का और मंगल का युति करना आपस में, और यहाँ पे सूर्य जो है सिंह राशि में खुद बैठा है, तो सूर्य काफी स्ट्रांग है अपने आप में ही। और फिर वो मंगल के साथ और मंगल क्योंकि सूर्य के साथ में गया है तो मंगल भी स्ट्रांग हो जाता है वहां पे, और इसी कारण से इनको पॉलिटिकल लाइफ में काफी सारी सक्सेस मिली। पर सक्सेस अगर आपको देखनी है किसी की तो सिर्फ सिर्फ ये देखना सफिशिएंट नहीं होता है। कभी भी ये देखना कि 10वें घर का मालिक कितना स्ट्रांग है, सिर्फ उससे सक्सेस का अंदाजा नहीं लगता है। उसको देखने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि बाकी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके राशि तुल्य नवमांश चार्ट में गुरु ग्रह जो है, जुपिटर जो ग्रह है, वो बैठे हैं 11वें घर में। नवमेश जो है वो है गुरु, और गुरु बैठे हैं 11वें घर में। ये भी एक काफी अच्छा योग है। तो इससे काफी चार्ट को सपोर्ट मिलता है। इससे हमें दिख रहा है कि गुरु का आशीर्वाद भी इनके साथ में है। गुरु जो ग्रह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है अपने लिए एस्ट्रोलॉजी में। और स्पेशली अगर आपको देखना है कि उनका लक कैसा है, गुरु भाग्य का कारक होता है, गुरु आपके सम्मान का कारक होता है, गुरु आपकी लाइफ का कारक होता है, गुरु धन का कारक होता है, और बहुत सारी चीजों का एक गुरु जो है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गुरु के बारे में कि वो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में है कि नहीं है। वो सब चीजें आप देख सकते हैं गुरु ग्रह से। तो और गुरु गुरु यहाँ पे एक काफी अच्छी स्थिति में बैठा है। और गुरु का डिस्पोजिटर की हम बात करें तो गुरु बैठा है वृष राशि में। तो वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। और शुक्र की बात करें तो शुक्र खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है
और चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव का भी कारक होता है शुक्र, और शुक्र जो है उसकी युति है बुध के साथ में। तो बुध के साथ में शुक्र की युति अमृत योग भी कहलाती है। और एक दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और वो चौथे घर में बैठे हैं, तो उनको तो वो चौथे घर को काफी स्ट्रांग बनाते हैं। अब हम जैसा कि जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कि उनकी लाइफ, उनके जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी एक वो भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो इंदिरा गांधी को बहुत सारी सुख सुविधाएं बाय डिफॉल्ट मिली है लाइफ में। वो कह सकते हैं ना कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो इन्होंने हमेशा लाइफ में सुख सुविधाएं इनकी लाइफ में हमेशा रही। तो ये इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सुख सुविधाएं आसानी से हम देख सकते हैं, और हमें हमें दिख रहा है कि काफी स्ट्रांग चार्ट है ये अपने आप ही। अगर इसको सिर्फ राशि तुल्य नवमांश चार्ट को ही देखें तो हमें दिख रहा है कि काफी स्ट्रांग चार्ट है, और उसके नतीजे भी काफी पॉजिटिव हमने देखे हैं यहाँ पे। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे राशि तुल्य नवमांश चार्ट से रिलेटेड जो सूत्र जो पटेल साहब ने दिया है अपनी बुक में। जैसा कि मैंने कहा कि विद इन 30 सेकेंड्स आप पता कर सकते हैं कि चार्ट में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव प्लैनेट्स कितने हैं, और नेगेटिव प्लैनेट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कितने हैं। तो वो आप पता कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो ये टेक्निक, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये टेक्निक पटेल साहब ने अपनी बुक में नवमांश इन एस्ट्रोलॉजी में दे रखी है। पेज नंबर 55 पे आपको ये टेक्निक मिलेगी। तो ये टेक्निक है कि इफ मोर प्लैनेट फॉल्स इन भाग्यांश, कर्मांश, लाभांश और सुखांश, देन द नेटिव लीड्स हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। तो यहाँ पे बात हो रही है राशि तुल्य नवमांश की, और पटेल साहब कह रहे हैं कि अगर ज्यादा प्लैनेट, अच्छे प्लैनेट, शुभ प्लैनेट आपके 90वें भाव में, राशि तुल्य नवमांश चार्ट के 90वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में या चतुर्थ भाव में बैठे हो, तो आपकी लाइफ खुशहाल होगी, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी लाइफ में खुशियां होगी, बहुत सारी खुशियां होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, मतलब सुख सुविधाएं होगी। तो यहाँ पे अगर आप ये चार साइंस को अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता पड़ सकता है कि लाइफ में सुख सुविधाएं है कि नहीं है। ये आप आसानी से जान सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। और इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, कन्वर्सली इफ मोर प्लैनेट्स ऑक्यूपाई षष्ठ्यांश, निधनांश, व्ययांश और अष्टमांश, द नेटिव विल कन्फ्रंट मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अच्छी चीजें देखने के लिए तो आपने 4 घर दे दिए, लेकिन बुरी चीजें देखने के लिए कौन कौन से भाव देखने हैं। अगर राशि तुल्य नवमांश चार्ट के छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, तो ये देते हैं मुश्किलें, मुसीबतें। तो ज्यादा प्लैनेट्स अगर आपके 6, 8 और 12वें घर में है, तो वो कोई भी प्लैनेट आपके 6, 8 और 12वें घर में है तो वो आपको देंगे प्रॉब्लम्स लाइफ में। पर अगर कोई भी प्लैनेट आपका ये 9th, 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव या चतुर्थ भाव में है, तो वो आपको देंगी खुशियां और प्रॉस्पेरिटी। तो ये है टेक्निक। अब इस टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं वापिस से श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट पे। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी का राशि तुल्य नवमांश चार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 11वें भाव में है गुरु। गुरु, हम जैसा कि हम जानते हैं गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है। अगर गुरु आपके चार्ट में स्ट्रांग है तो पैसे की आपकी लाइफ में कभी कमी नहीं होगी, आपके सम्मान में कभी आपकी लाइफ में कमी नहीं होगी, आपको जो बाकी लोगों का सपोर्ट है उसकी कभी कमी नहीं होगी लाइफ में, और बहुत सारी चीजों का, भाग्य की कभी लाइफ में कमी नहीं होगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं गुरु का काफी अच्छा, और गुरु 11वें घर के अंदर अगर होता है तो आपकी जो इनकम है वो हमेशा पॉजिटिव सोर्सेज से आपको इनकम मिलेगी, बहुत सारी इनकम मिलेगी।
इस चीज को गुरु यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे गुरु का 11वें घर में बैठना वो हमें दिखाता है कि गुरु विल गिव लॉट ऑफ कंफर्ट्स। यहाँ पे गुरु बहुत सारी खुशियां आपको देगा, बहुत सारी खुशहाली आपके जिंदगी में देगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और फिर जो चौथा भाव है उसके बारे में भी पटेल साहब ने कहा है कि चौथे भाव में अगर प्लैनेट्स हैं तो वो आपको खुशियां और खुशहाली देंगे लाइफ के अंदर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बुध और शुक्र का योग है यहाँ पे, और शुक्र खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और ये जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 10वें ग्रह को, 10वें भाव को भी देख रहे हैं और उसको भी स्ट्रांग बना रहे हैं। और खुद ये जो युति है वो भी काफी एक अच्छी युति है। और इस पे कोई भी अ, तो ये इस युति ने काफी उनको सुख सुविधाएं दी, इसने काफी खुशियां दी, काफी अचीवमेंट्स इनको लाइफ में दिए। तो हम देख सकते हैं कि जो गुरु, शुक्र और बुध जो है तीनों ही सौम्य और बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बहुत ही अच्छे जो प्लैनेट्स हैं। वो तीनों ही प्लैनेट्स आपके इन चार भावों के अंदर हैं। और उससे हमने देखा कि इनको बहुत सफलताएं मिली लाइफ में, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। अब अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राहु, केतु और चंद्रमा जो है इनके छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर है। तो ये जो तीन ग्रह हैं इनकी लाइफ में देंगे इनको परेशानी। तो तो हम देख सकते हैं कि परेशानी देने वाले कौन से ग्रह हैं और खुशहाली देने वाले कौन से ग्रह हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह जो हैं वो इनको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इनके चार्ट को काफी स्ट्रांग बनाया है इन तीनों ग्रहों ने। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये वाला सूत्र हम इसको इस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट पे देख सकते हैं। अब अगर हमें और चार्ट्स देखने हैं और एग्जांपल्स देखने हैं तो मैं आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत करूंगा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जैसा कि हम जानते हैं 8 सितंबर 2002 को उनका देहांत हुआ था। थोड़े ही दिन पहले की बात है ये कि उनका उनका देहांत हुआ। उन्होंने एक काफी लंबा जीवन जिया। 96 साल उनकी उम्र थी जब उनकी मृत्यु हुई। और उसमें से 97 साल में से उन्होंने 70 साल अ, रानी के पद पे वो आसीन रही। 70 साल उन्होंने राज्य किया। तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा ब्रिटेन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और बहुत लंबा उन्होंने एक राज किया। और वो अगर हम देखें तो मतलब उन्होंने वो उस टाइम पे रानी बनी इंग्लैंड की, जबकि इंग्लैंड ने जब जब कहते थे कि इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना कि वो इंग्लैंड के राज्य पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जब उनके पास में इतनी सारी कॉलोनीज थी, भारत उनकी एक कॉलोनी था। तो इस तरह से मतलब उन्होंने उनकी उनकी काफी सारी कॉलोनीज थी। तो अब देखते हैं उनके राशि तुल्य नवमांश चार्ट को। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप चार्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे D1 D9 सेलेक्ट कीजिए और फिर राशि RTN पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा उनका राशि तुल्य नवमांश चार्ट। तो इनके राशि तुल्य नवमांश चार्ट पे अगर हमें हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकी लाइफ में मुसीबतें ज्यादा है या कौन से प्लैनेट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनके 90वें भाव में राशि तुल्य नवमांश चार्ट में कोई प्लैनेट नहीं। फिर इनके 10वें भाव में है दो प्लैनेट्स जो कि है मंगल और गुरु। मंगल और बृहस्पति इनके 10वें भाव में। तो 10वां भाव जैसा कि हम जानते हैं राज्य का, स्टेटस का, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। और वहां पे अगर मंगल बैठे हैं, मंगल यहाँ पे दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली मंगल और गुरु के साथ में मंगल की युति इनको काफी सारी पद प्रतिष्ठाएं, सम्मान, मान सम्मान, गौरव, ये सारी चीजें इनको इन दो ग्रहों ने दी यहाँ पे। और फिर जो 10वें घर का जो मालिक है वो गया है 11वें घर में। 10वें घर का मालिक है बुध, बुध गया है 11वें घर में। तो बुध ने भी इनको काफी सपोर्ट किया।
और बुध को अगर हम बात करें तो बुध जो है वो तुला राशि में है, और बुध को देख रहे हैं यहाँ पे शुक्र। शुक्र जो कि मेष राशि में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से बुध को भी देख रहे हैं, और क्योंकि वो अपनी राशि को देख रहे हैं तो वो तुला राशि को स्ट्रांग बनाते हैं और बुध को भी काफी सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही प्लैनेट्स, मंगल, गुरु और बुध, तीनों ही प्लैनेट इनको सपोर्ट दे रहे हैं, काफी इनके चार्ट को पावर दे रहे हैं। और इन्होंने इसी कारण से, शायद इसी कारण से 70 साल तक राज्य किया, दुनिया पे राज्य किया, सिर्फ इंग्लैंड नहीं पूरी दुनिया पे राज्य किया, और काफी अच्छी जिंदगी इन्होंने जी। महारानी थी ये इंग्लैंड की, तो हम समझ सकते हैं कि राजकीय वैभव, सम्मान, सब चीजें इनकी लाइफ में भरपूर थी। तो ये हुआ, ये जो टेक्निक है पटेल साहब की। तो हमने अब तक देखा कि राशि तुल्य नुमाइश चार्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर जो पटेल साहब की टेक्निक है, स्नैपशॉट टेक्निक है, उसके बारे में हमने देखा दो एग्जांपल्स के माध्यम से। अब हम अब मैं आपको बताऊंगा कि राशि तुल्य नुमाइश चार्ट को हम कैसे दशा और अंतरदशा के परिणाम को जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो वापिस से हम चलेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी के चार्ट पे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था 31 अक्टूबर को, 1984, 31 अक्टूबर के दिन इनका देहांत हुआ था। तो अगर उस टाइम पे हम दशाओं की बात करें, विंशोत्तरी दशा में हम देखें, तो उस टाइम पे इनकी दशा चल रही थी शनि की महादशा, और शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा, और राहु की अंतरदशा में बुध की प्रत्यांतर दशा। तो शनि, राहु और बुध, ये इनका दशा सीक्वेंस था जिस टाइम पे इनका देहांत हुआ। अब हम देखेंगे, अब हम वापस जाएंगे राशि तुल्य नुमाइश चार्ट पे। तो आप ये सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप के चार्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए RTN। शनि की महादशा है, शनि की महादशा चल रही थी उस टाइम पे। शनि खुद सप्तमेश हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, मारक हैं, और मारक स्थान में खुद बैठे हैं शनि। तो शनि की दशा इनको मृत्यु दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। फिर हम बात करेंगे जो अंतरदशा थी, तो अंतरदशा उस टाइम पे चल रही थी राहु की। राहु अगर आप देखेंगे शनि से षडाष्टक में है। हम जानते हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि शनि की दशा में राहु की अंतरदशा सामान्यतः अच्छे परिणाम नहीं देती। ये एक ऐसा समय होता है जब आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में, फेलियर का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो शनि और अगर इसके बाद में शनि की दशा हो और राहु की अंतरदशा हो, और शनि और राहु अगर षडाष्टक में हो, तो फिर मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। और वो ही हुआ इनकी लाइफ में भी कि इनका जब देहांत हुआ तो शनि में राहु का अंतर चल रहा था, तो वहां पे भी आ, हम देख सकते हैं। और राहु जो है वो 12वें घर में है। 12वां घर कहते हैं, 12वां घर 12th हाउस, हाउस ऑफ एग्जिट। तो वही हुआ कि ये जो राहु की दशा थी, 12वें घर के अंदर है राहु, और वो 12वां घर भी हम मृत्यु के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, व्यय के लिए देखते हैं। और हुआ भी यही कि इनकी जो राहु की दशा जो थी उसके अंदर इनका देहांत हुआ। अब जो थर्ड जो दशा जो प्लैनेट था वो है शनि में, शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा और बुध की प्रत्यांतर दिशा। तो अब देखिए बुध क्या है, जो 12th लॉर्ड जो है वो भी है बुध। तो बुध जो है 12th लॉर्ड भी है और थर्ड लॉर्ड भी है। तो बुध बुध जो है अपने आप मारक हो जाते हैं, 12वें घर के मालिक होके वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हुआ भी यही कि उनका देहांत जो हुआ वो
शनि की दशा में, राहु की अंतर्दशा में और बुध की प्रत्यांतर दशा में उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से हम काफी आसान तरीके से जान सकते हैं कि कौन सी दशा आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी दशा आपके लिए बुरी रहेगी, सिर्फ दिस सिर्फ इस राशि तुल्य नवमांश चार्ट से। वापस से चलते हैं महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के चार्ट पे। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक राज्य किया और जो भी उनकी कॉलोनीज थी, वो कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता थी, वो इन्होंने देना चालू करा था। 1930, 40, 50 के अंदर इन्होंने ज्यादातर कॉलोनीज को जो था उनको इंडिपेंडेंस दे दी थी। मतलब इन्होंने जो भी जो इनकी कॉलोनीज थी, जो भी उनके उपनिवेश थे, उसको स्वतंत्रता इन्होंने 1930-40 के दशक में इन्होंने दे दी थी। तो उस टाइम पे अगर हम दशाएं देखेंगे तो हम देखेंगे कि केतु की दशा थी। या तो केतु की दशा में इन्होंने स्वतंत्रता दी, अपने राज्य को कम किया, या फिर वो शुक्र की दशा थी जहां पे इन्होंने अपने राज्य पाठ को कम किया। क्योंकि अगर आपने स्वतंत्रता दे दी तो आप बेसिकली अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो आपका स्टेटस है, आपने उसको कम किया है। तो अब देखते हैं कि ये हम केतु और शुक्र की दशाएं, मतलब ये केतु और शुक्र की क्या स्थिति है राशि तुल्य नवमांश चार्ट पे। तो अगर आप वापस से चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और फिर राशि तुल्य नवमांश RTN ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा राशि तुल्य नवमांश चार्ट। तो केतु सबसे पहले बात करेंगे केतु की। तो केतु बैठा है इनके लग्न में। अब केतु, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वृश्चिक राशि है उसका स्वामी होता है केतु। तो वृश्चिक राशि इनके 12वें घर में बैठी है राशि तुल्य नवमांश चार्ट की। तो हम कह सकते हैं कि व्ययेश जो है वैसा परिणाम देगा केतु। तो व्यय, जैसा कि हम जानते हैं, व्यय का स्थान है। तो व्यय का स्थान मतलब जहां पे आपका नुकसान हो रहा है, जहां पे आपको नुकसान, घाटा लगना, ये सारी चीजें हम देखते हैं 12वें घर से। और खर्चा करना और इस तरह की चीजें, हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं 12वें घर से। तो वो हम देख सकते हैं। तो क्योंकि केतु 12वें घर का मालिक है, यहाँ पे व्ययेश है यहाँ पे, तो उसने क्या किया कि इनका जो राज्य पाठ था उसको कम किया। और फिर दूसरी जो चीज है केतु के साथ में देखने की, वो है कि केतु जो है, केतु ने युति बनाई है चंद्रमा के साथ में, मून के साथ में। अब जो चंद्रमा है यहाँ पे इनके राशि तुल्य नवमांश चार्ट में, वो है अष्टमेश। तो अष्टमेश के साथ में युति बना के इन्होंने तो अष्टमेश के साथ में युति बना के हम देख सकते हैं कि केतु ने अच्छे परिणाम इनको नहीं दिए। क्योंकि अष्टमेश, केतु केतु का जो फल होगा उसमें अष्टमेश का अंश भी कुछ होगा। क्योंकि केतु और राहु ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कोई भी प्लैनेट के साथ में, जिसके साथ में भी ये युति बनाते हैं, उसके परिणाम को भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको उसी तरह का फल देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केतु ने इनको काफी नुकसान पहुंचाया। इनका जो राजपाट था वो सुकड़ा, वो कम हुआ। इनकी प्रतिष्ठा में कमी आई क्योंकि वो व्ययेश है। तो ये हम देख सकते हैं कि केतु की दशा इनके लिए बहुत अच्छी नहीं थी और हुआ भी यही। अ, फिर हम बात करते हैं, जो दूसरा ग्रह था वो था शुक्र। तो शुक्र की स्थिति देखते हैं यहाँ पे। तो शुक्र जो है यहाँ पे वो बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव होता है 10वें भाव से अष्टम भाव। 10वें से अष्टम होता है पंचम भाव। क्योंकि 10वां घर जो होता है वो आपकी पद प्रतिष्ठा, राज्य का होता है, आपकी पावर और अथॉरिटी का होता है। तो और उससे जो 8वां भाव है वो आपके पतन का होता है। तो जो पद प्रतिष्ठा की जो कमी होती है वो पंचम भाव में जो ग्रह होते हैं वो आपकी पद प्रतिष्ठा में कमी ला सकते हैं। और हुआ भी यही कि जब इनकी पंचम भाव की दशा आई, जब जब शुक्र की दशा आई जो कि पंचम भाव में है, उस टाइम पे इनका राज्य पाठ कम हुआ।
इनका जो सम्मान था, मान सम्मान था, वो कम हुआ। लेकिन क्योंकि जो शुक्र है वो आपका एकादशेष भी है, तो उस टाइम पे इन लोगों ने तो वो आय भी देगा। और वो आय कैसे हुई? क्योंकि जो भी इनकी कॉलोनीज थी, वहां से ये पैसा पैसा लूट लूट के लेकर गए थे। अंग्रेज जो थे वो अपनी कॉलोनीज से पैसे लूट लूट के लेकर गए थे। जब इन्होंने अपने जो कॉलोनीज को आजादी दी थी, उस टाइम पे इन्होंने ये काम किया था। भारत से भी ये बहुत सारा पैसा लूट के लेके गए। और उसका कारण यही था कि जो आप देख सकते हैं कि आय तो इनकी बढ़ रही है, लेकिन पद प्रतिष्ठा कम हो रही है, लेकिन आय बढ़ रही है। अब आय कैसे आय बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ कैसे रही है? वो लूट से बढ़ रही है, क्योंकि जो शुक्र है वो आपके छठे घर के मालिक भी है। तो छठे घर के मालिक होके अगर वो 11वें घर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी आय है वो अच्छे साधनों से तो नहीं होगी। तो उसके अंदर लूटपाट और इस तरह मतलब तो आप देख सकते हैं कि मतलब आय बढ़ रही है, लेकिन पद प्रतिष्ठा कम हो रही है। और यही हुआ महारानी के जीवन में जब उनकी शुक्र की दशा चल रही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि राशि तुल्य नवमांश एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे हम चार्ट की प्रॉमिस चार्ट की प्रॉमिस को देख सकते हैं। अम, और हम काफी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। दशा अंतर दशा के फलों को भी हम काफी आसानी से समझ सकते हैं राशि तुल्य नवमांश चार्ट को देख के। अम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राशि तुल्य नवमांश चार्ट को देख के ही आप हर चीज का फलादेश कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप बाकी वर्ग कुंडलियां भी देखें और राशि तुल्य नवमांश भी देखें। और फिर आप जो फलादेश देना है, आपको जो भी आपका प्रिडिक्शन देना है, वो आप दीजिए। सब चीज को देख के दीजिए, तो आपका प्रिडिक्शन डेफिनेटली बेटर होगा, मोर ज्यादा एक्यूरेट होगा। आपको आपके प्रिडिक्शंस में ज्यादा एक्यूरेसी और सफलताएं मिलेगी। इसी के साथ आपको अगर कोई भी सवाल हो राशि तुल्य नवमांश के कॉन्सेप्ट से, राशि तुल्य नवमांश के बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।